नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में जानकारियां देते हैं। साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, आप सभी की उन्नति के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं समय समय पर लाती रहती है और हाल ही में 3 नए कृषि कानून भी लागू किए गए हैं जिससे आप आगे आने वाले भविष्य में लाभान्वित हो सकते हैं। क्या है वे कृषि कानून और किस तरह से उन्हें सरलता से समझा जा सकता है और उनसे लाभ प्राप्त किया जा सकता है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। किसानों की हितैषी केंद्र सरकार किसानों को हर ओर से सुरक्षा दे रही है, चाहे वो फसल बीमा योजना हो, किसान मानधन योजना हो या फिर कृषि उपकरणों पर दी जाने वाली सब्सिडी। सरकार का एक ही लक्ष्य है कि अन्नदाता बिना किसी बाधा की खेती कर सके। इन तमाम योजनाओं के बावजूद सरकार ने किसानों के हित में कृषि कानून की सौगात देकर प्रशंसनीय पहल की है। सरकार ने अपने प्रयासों में 4 चांद लगाते हुए देश में कृषि क्षेत्र में कायाकल्प और किसानों की आय बढ़ाने के लिए 3 नए कृषि कानून लाए गए। ये कानून खेती किसानी में आ रही कमियों को दूर तो करते ही हैं, साथ ही किसानों को पहले से अपेक्षा ज्यादा सहूलियत और स्वतंत्रता भी देते हैं, जिससे किसान के द्वारा किए गए श्रम का उन्हें सही दाम मिल सके। ये तीनों कानून हैं किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर करार, आवश्यक वस्तु संशोधन कानून। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा कानून के तहत किसान बेहतर दाम पर अपने कृषि उपज को अपनी पसंद के स्थान पर बेच सकता है। इसमें किसान मंडी या मंडी के बाहर मिल, होटल या एक्सपोर्टर को उत्पाद बेच सकता है। इस सुविधा से संभावित खरीदारों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही किसानों के हित में एक और अहम बात यह है कि किसान अपनी फसल का सौदा अपने राज्य ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी कर सकेंगे। इसके लिए ये जरूरी पक्ष है कि किसान जिस व्यापारी को उपज बेच रहे हैं वो लाइसेंसी हो या उनका पैन कार्ड होना अनिवार्य है। लाइसेंसी या पैन नंबर होने से किसानों से होने वाली धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। साथ ही किसी विवाद की स्थिति में व्यापारी के दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई करना भी आसान हो जाएगा। वहीं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान अपने राज्य में व्यापार के साथ अन्य राज्यों में भी फसल बेच सकते हैं। इस तरह इस कानून से किसानों को देश भर में अपनी उपज बेचने से वन नेशन वन मार्केट की अवधारणा को बढ़ावा मिलेगा। उपज बेचने में किसानों को किस तरह की सहूलियत हो रही है, आइए जानते हैं खुद किसानों से। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चलाई है विकास पर सीडील की, तो उसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है और पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे रेट में जा रहा है। यानी ये मान के चलिए आपकी ये अगर 8 का जाता है मटर तो वो 14 की जा रही, 13-14 की जाती है और पैसे की भी कोई समस्या नहीं रहती है। किसान अब बेहतर दाम पर उपज को अपनी पसंद के स्थान पर बेच सकता है। मंडी या मंडी से बाहर मिल, होटल या एक्सपोर्टर को उत्पाद बेचने की सुविधा। किसान अपनी फसल का सौदा अन्य राज्यों में भी कर सकेंगे। इससे वन नेशन वन मार्केट की अवधारणा को बढ़ावा मिलेगा। इस कानून के तहत किसानों को सुविधा होगी कि वो अपनी उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाली कंपनियों, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यवसायिक समझौता कर सकें। नए कृषि कानूनों से किसान अपनी उपज पर लगी बिक्री संबंधी पाबंदियों से मुक्त हो जाएंगे। किसानों को अपनी उपज कहीं भी और किसी भी व्यापारी को बेचने की स्वतंत्रता मिलने के बावजूद न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली जारी रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट खेती में किसान को किसी भी तरह से पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। इस तरह की खेती में लगने वाली पूंजी को वहन वही करता है जिसके साथ अनुबंध किया गया हो। इसमें कोई कंपनी या फिर कोई व्यक्ति किसान के साथ अनुबंध करता है, जिसके तहत किसान द्वारा उगाई गई फसल विशेष को कॉन्ट्रैक्टर एक तय दाम में खरीदेगा। इसमें खाद बीज से लेकर सिंचाई और मजदूरी का सारा खर्च कॉन्ट्रैक्टर देता है।
कॉन्ट्रैक्टर ही किसान को खेती के तरीके बताता है। इस तरह के अनुबंध में फसल की क्वालिटी, मात्रा और उसके डिलीवरी का समय फसल उगाने से पहले ही तय हो जाता है। अनुबंध होने के बावजूद जमीन पर मालिकाना हक किसान का ही होगा। इसके अलावा कृषि उपज के दामों में उतार चढ़ाव से किसानों की रक्षा होगी। अनुबंध खेती में सब कुछ लिखित करार होगा, जिसमें किसान को किसी भी तरह की बाध्यता नहीं है। किसान अपनी मर्जी से करार करेगा। यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो वो किसान अनुबंध का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। अनुबंध तोड़ने पर किसानों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। जबकि खरीदार सौदे से मुकरता है तो उसे पेनल्टी देनी होगी, जो सीधा किसानों को ही मिलेगी। इस कानून के तहत किसानों को कंपनियों, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ बिक्री के लिए सीधे करार की सुविधा। व्यापारी को बेचने की स्वतंत्रता मिलने के बावजूद न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली जारी रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट खेती में किसान को किसी भी तरह से पैसा नहीं खर्च करना। अनुबंध खेती में किसानों को किसी भी तरह की बाध्यता नहीं। अनुबंध का पालन न करने पर व्यापारी को देनी होगी पेनल्टी। इसके अलावा एक और खुशी की बात है कि अब किसान प्रसंस्करण के लिए काफी मात्रा में कृषि उत्पादों का भंडारण कर सकते हैं, ताकि वे निर्बाध रूप से अपने उपज का मूल्य संवर्धन कर सकें। इससे जल्द खराब हो जाने वाली उपज की बर्बादी रुकेगी और किसानों व देश को बड़े पैमाने पर धन की बचत होगी। ठेके पर खेती कराने में अगर खरीदार और किसान के बीच कोई विवाद पैदा होता है तो इसे विवाद समाधान प्रणाली के जरिए सुलझाया जाएगा। यह प्रणाली जिला कलेक्टर के अंतर्गत कार्य करेगी। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के सेगमेंट में एक बहुत ही दिलचस्प जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। मोती की खेती हमारे किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी साबित हो सकती है, जिससे आप अपनी आय में भी वृद्धि कर सकते हैं। किस तरह से आप कर सकते हैं आसानी से सीप पालन और कैसे अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं, आइए दिखाते हैं आपको हमारे आज के सेगमेंट में। मोती शुरू से ही सजने संवरने और सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहले सिर्फ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले मोतियों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बदलते दौर में मांग को देखते हुए मोतियों का उत्पादन किया जा रहा है। ये इतना सरल और सस्ता है कि किसान इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं। सीप पालन के लिए सबसे जरूरी प्रशिक्षण लेना है। कई संस्थानों में सरकार के द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा जिले के मत्स्य विभाग से भी जानकारी ली जा सकती है। इसे शुरू करने के लिए सरकारी संस्थानों से या फिर मछुआरों से सीप खरीदकर पालन शुरू किया जा सकता है। सीपों को खुले पानी में 2 दिन के लिए रखते हैं। धूप और हवा लगने के बाद सीप का कवच और मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। मांसपेशियां ढीली होने के बाद सीप की सर्जरी कर सीप के अंदर सांचा डाल दें। किसान चाहे तो सामान्य मोतियों का भी उत्पादन कर सकते हैं। मोती बनते समय सांचा जब सीप को चुभता है तो वह उस पर अपने अंदर से निकलने वाला एक पदार्थ छोड़ता है, जो मोती में बदल जाता है। मोतियों के बाजार में अच्छी मांग होने के कारण इससे बेहतर मुनाफा लिया जा सकता है।
किसान मछली पालन के साथ साथ भी सीप पालन कर सकते हैं। इसके लिए जिस तालाब में मछली पालन किया जा रहा है वहां बांस गाड़कर और दोनों ओर से रस्सी बांधकर उस रस्सी में सीप को लटकाया जाता है और करीब 8 से 10 माह में सीप मिल जाते हैं। सीप के साथ ही मछली पालन भी चलता रहता है और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सीप और मछली पालन में अलग से कोई विशेष तैयारी नहीं करनी होती है। कम जगह में अधिक आय संभव। सीप पालन में काफी आसान। इसे शुरू करने में लागत कम आती है। मछली के साथ सीप पालन कर सकते हैं। सीप पालन के लिए तालाब में 5 से 6 फीट पानी होना चाहिए। इस तालाब में सबसे पहले चूना डाला जाता है। इसके बाद खाद डाली जाती है जिसमें गोबर की या शूकर की खाद इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा यूरिया भी डालें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि उचित मात्रा में पादप प्लावक होने चाहिए। इस तरह छोटे तालाबों में करीब 30 से 35 हजार सीप पाले जा सकते हैं। सीपियों के प्रकार: लेमिनेनिस मार्जिलेनिस, लेमिनेनिस कोरियनस, पाइरेसिया। सीप पालन के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कम से कम 10 गुना 10 फीट या बड़े आकार के तालाब में सीप पालन किया जा सकता है। सीप में छोटी सी शल्य क्रिया के बाद इसके भीतर 4 से 6 मिलीमीटर व्यास वाले साधारण या आकर्षक आकृति के मोती तैयार किए जा सकते हैं। शल्य क्रिया के बाद सीप को बंद कर दिया जाता है। इन सीपों को नायलॉन बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। अब इन सीपों को तालाबों में डाल दिया जाता है। इसके लिए इन्हें नायलॉन बैगों में रखकर 2 सीप प्रति बैग बांस या बोतल के सहारे लटका दिया जाता है और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दिया जाता है। प्रति हेक्टेयर 20,000 से 30,000 सीप की दर से इनका पालन किया जा सकता है। अंदर से निकलने वाला पदार्थ बीड के चारों ओर जमने लगता है जो अंत में मोती का रूप लेता है। करीब 10 महीने बाद सीप को खोलकर मोती निकाल लिया जाता है। इस व्यवसाय को कम कीमत में आसानी से शुरू किया जा सकता है। आमतौर पर एक सीप लगभग 20 से 30 रुपए की आती है। वहीं बाजार में 1 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर सीप के मोती का दाम करीब 300 रुपए से लेकर 1500 रुपए होता है। इसके अलावा मोतियों का निर्यात कर काफी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। सीप से मोती निकाल लेने के बाद सीप को भी बाजार में बेचा जा सकता है। सीप से कई तरह के सजावटी सामान तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा सीपों से नदी और तालाबों के जल का शुद्धिकरण भी होता रहता है, जिससे जल प्रदूषण की समस्या से काफी हद तक निपटा जा सकता है। बेहतर उत्पादन के लिए सबसे जरूरी संबंधित विषय में जानकारी का होना है। इसके लिए किसानों को चाहिए कि वे सीप पालन शुरू करने से पहले प्रशिक्षण लें। सरकारी संस्थान ग्रामीण नवयुवकों, किसानों व छात्र छात्राओं को मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण देते हैं। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों और किसान हेल्पलाइन से भी मोती उत्पादन पर तकनीकी प्रशिक्षण लिया जा सकता है। तो अभी आपने सीप पालन के संबंध में ली तमाम खास जानकारियां। अब आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। पशुओं का सर्दी से बचाव का उचित प्रबंध करें। रात में पशुओं को अंदर गर्मी वाले स्थान जैसे कि छत के नीचे या घास फूस की छप्पर तले बांधें। मुंहपका खुरपका रोग, गलघोटू, भेड़ चेचक, फड़किया रोग आदि के टीके यदि अभी भी नहीं लगवाए हों तो कृपया समय रहते लगवा लें। पशुओं को खनिज लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या बांटे में मिलाकर दें। पशु आहार में हरे चारे की मात्रा नियंत्रित ही रखें व सूखे चारे की मात्रा बढ़ाकर दें।
क्योंकि हरे चारे को अधिक मात्रा में खाने से पशुओं में दस्त इत्यादि की समस्या हो सकती है। यदि इस समय वातावरण में बादल नहीं है और पशुओं को खिलाने के पश्चात अतिरिक्त हरा चारा बचा हुआ हो तो उसे छाया में सुखाकर हे यानी सूखी घास के रूप में संरक्षित करें। बिजाई के 50 से 55 दिन के बाद बरसीम एवं 55 से 60 दिन बाद जई के चारे के लिए कटाई करें। इसके पश्चात बरसीम की कटाई 25 से 30 दिन के अंतराल पर करते रहें। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की कामयाबी की दास्तां। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के इस सेगमेंट में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे कामयाब किसान से जिन्होंने खेती किसानी के क्षेत्र में अपना नाम कमाया है और आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। आइए जानते हैं उनकी कामयाबी की ये कहानी, उन्हीं की मुंह जुबानी। रजनीश कुमार, जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के रहने वाले हैं। एक अच्छी शिक्षा लेने के बाद रजनीश ने अपने जीवन के लगभग 14 वर्ष नौकरी करके गुजारे। उसके बाद उन्हें यह महसूस हुआ कि वो और नौकरी नहीं कर सकते, उन्हें अपना कुछ व्यवसाय करना चाहिए। काफी सोच विचार करने के बाद उन्होंने मछली पालन करने का मन बनाया। रजनीश ने मछली पालन के विषय पर पूरा अध्ययन किया, जितनी हो सके इसकी जानकारी एकत्रित की और 2018 में मछली पालन करने का मन बनाया। 12 एकड़ से शुरुआत करने वाले रजनीश आज 72 एकड़ में इस काम को कर रहे हैं। रजनीश अपने इलाके के वातावरण को ध्यान में रखकर मछली पालन की तकनीक को उपयोग में लाए। रजनीश पश्चिम बंगाल से 1 से 2 ग्राम के मछली के बच्चों को खरीदकर अपने टैंक्स में 7 से 8 ग्राम तक उन्हें पालते हैं, ताकि वो ज्यादा ठंड या ज्यादा गर्मी से मर ना जाएं। उसके बाद वो उन्हें अपने 1 एकड़ से लेकर 3 एकड़ के तालाबों में छोड़ देते हैं। मैं मेनली 2 तरह के टैंक्स में सीड रियरिंग, क्योंकि मेरे यहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं टैंक्स में केवल सीड कैलकटा से परचेज करके उनको रियर करता हूँ। रियर से मतलब कि मैं 1 या 2 ग्राम के बच्चे परचेज करता हूँ, स्मॉल सीड, स्मॉल फिशेज। उन्हें 7 से 8 ग्राम मैं उन्हें अपने टैंक्स कल्चर में करता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे एक्सट्रीम ठंड होती है और एक्सट्रीम गर्मी भी होती है और मछलियाँ सब कोल्ड ब्लडेड होती हैं। तो बड़ी वाटर बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना और फिश को जीवित रखना ठंड में, स्पेशली नवंबर, दिसंबर, जैन में, ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो ठंड में मैं अपने टैंक्स का यूज़ करता हूँ, जो मैंने शेड बनाई हुई है। तो मेरी 2 मिलियन कैपेसिटी का सीड बैंक है और बाकी सारी मछली मैं कल्चर या ग्रो आउट उन्हें बड़े बड़े पॉन्ड्स में करता हूँ, जो एवरेज 1 एकड़ से लेके मेरे पास 3-4 एकड़ तक के आपके पॉन्ड्स हैं। रजनीश जब मछली पालन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने देखा कि कई किसान मछली पालन करके आगे बढ़ सकते हैं, जो पारंपरिक खेती या दूसरे व्यवसायों में उलझे हुए हैं। उन्हें यह महसूस हुआ कि मछली पालन के क्षेत्र में जरूरत है जागरूकता की, सही मार्गदर्शन की। रजनीश ने अपने अनुभव को इस काम में लगाया और लोगों को प्रशिक्षित करने की ठानी, ताकि जिस तरह वो सफल हुए हैं, दूसरे भी इस काम को करके आगे बढ़ सकें। जिस लोकेशन में मैं फार्मिंग करता हूँ, तो मैंने देखा कि लोगों को एक अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, एजुकेशन सेंटर्स की प्रॉब्लम है। तो क्योंकि है ना, फार्मर्स में पोटेंशियल है, उनमें एनर्जी भी है और उनके पास फंड भी है। उन्हें एक राइट डायरेक्शन चाहिए थी, राइट पाथ चाहिए था उन्हें उसको सक्सेस स्टोरी में बदलने के लिए।
तो मैंने पैरेलली अपना एक ट्रेनिंग सेंटर भी स्टार्ट कर दिया और तकरीबन अभी मैं कम से कम मोर देन 100 ट्रेनीज को मैं पढ़ा चुका हूँ फिश फार्मिंग। मेरा 2 दिन का अवेयरनेस प्रोग्राम है, ट्रेनिंग अब मेरे फार्म पे ही होता है। मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ जो कोरोना काल में ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। और आपसे शेयर करना चाहूँगा मोर देन 20 to 25% उसमें से ऑलरेडी फार्मिंग कर रहे हैं। रजनीश का मानना है कि मछली पालन का व्यवसाय एक किसान को बेहतर जिंदगी दे सकता है। वो चाहते हैं कि पारंपरिक खेती के साथ साथ किसान मछली पालन में भी हाथ आजमाएं और उनका ये भी मानना है ये व्यवसाय उन युवाओं के लिए भी एक बेहतर व्यवसाय साबित हो सकता है जो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। रजनीश ने कई वर्षों तक नौकरी की और फिर एक फैसला किया खुद को आत्मनिर्भर बनाने का। उन्होंने एक रास्ता चुना और उस पर पूरे विश्वास के साथ चलते रहे। आखिरकार वो सफल हुए, कुछ इस तरह कि खुद को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी आज रोजगार से जोड़ रहे हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।